औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं? सेहत तबीयत ठीक है? स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21 के साथ हाज़िर हूँ। 20 लेक्चर हो चुके हैं। हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट तक पढ़ लिया है। अब आज हम इन दोनों सर्किट्स को जमा करके तो जो सर्किट्स बनाएंगे उसको कहते हैं जी कंपाउंड सर्किट। सीरीज और पैरेलल सर्किट का मजमूआ जो होता है उसको कहते हैं कंपाउंड सर्किट। आज हम कंपाउंड सर्किट्स को थोड़ा सा टच करेंगे, एक आधा प्रैक्टिकल करेंगे उसके ऊपर, और इसके बाद इंशाल्लाह इन सर्किट से बाहर निकल के इससे आगे जाएंगे। ये छोटे सर्किट्स हैं, ये इंशाल्लाह इससे बड़े सर्किट्स भी आगे आएंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ इस छोटे छोटे सर्किट्स पे अपने फोकस जो है ना उसको रखना है। ठीक है जी। सीरियल सर्किट मैंने आपको पहले बताया था कि आपने समझा है सीरियल सर्किट के वो एक दूसरे से जो होते हैं आलात, वो एक से करंट निकल के दूसरे में दाखिल होती है, दूसरे से निकल के तीसरे में दाखिल होती है। इस अंदाज से सीरियल सर्किट बनता है। और पैरेलल सर्किट, उसमें करंट के गुजरने का सीरियल सर्किट में रास्ता एक ही होता है, जबकि पैरेलल सर्किट में तमाम जो आलात होते हैं, तमाम रेजिस्टेंस वो पैरेलल में लगा दी जाती हैं। और पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि करंट गुजरने के रास्ते एक से जायद हो जाते हैं। आज हम अजीबो गरीब सा एक सर्किट बनाने लगे हैं जी। जरा अंदाजे से ही एक बना लेते हैं, जरा गौर करें। ये मैंने एक रेजिस्टेंस बना ली, ठीक है जी। इसके आगे फिर मैं एक रेजिस्टेंस और बना लेता हूं, इसके साथ मैं एक रेजिस्टेंस और बना लेता हूं। जरा गौर करते जाएं, इसके साथ मैं एक रेजिस्टेंस और बना लेता हूं। मैं रेजिस्टेंस को एक तरतीब से हमने मुख्तलिफ अंदाज से जोड़ते जाना है। ये आप देखते जाएं कि यहाँ कितनी रेजिस्टेंस लग रही हैं। और ये सर्किट जो होते हैं ये पेचीदा बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। तो आपने रॉकेट साइंस तो समझनी नहीं है ना, कि परेशान तो आपने होना नहीं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है जी। ये एक सर्किट मैंने बनाया है, इसके वोल्टेज मैं रख रहा हूं जी पॉजिटिव 50 वोल्ट, और ये आ गया आपका 0 वोल्ट टर्मिनल। ये मुख्तलिफ रेजिस्टेंस मैंने लगाई हैं, तकरीबन काफी लग गई हैं, लेकिन जिस तरतीब से भी लगी हैं मैं इनकी वैल्यूज जरा लिख देता हूं। बना लें, समझ लें। इसका नाम हम रख देते हैं R1, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम जी 1 ओहम। इसका नाम रखेंगे जी R2, इसकी वैल्यू रख देते हैं 470 ओहम। इसका नाम R3, वैल्यू रख देते हैं 680 ओहम। R4, इसकी वैल्यू क्या रखें, फर्ज करें रख देते हैं जी 100 ओहम। R5, ये वाली जो है R5 की वैल्यू रख देते हैं जी हम 220 ओहम। R6, इसकी वैल्यू रख देते हैं 750 ओहम। R7, इसकी वैल्यू रख देते हैं जी हम समझ लें 80 ओहम। R8, ये जो नीचे वाली है, R8 की वैल्यू रख देते हैं हम जी 10 ओहम। R9 की वैल्यू रख देते हैं जी 1K। R10, इसकी वैल्यू रख देते हैं जी हम फर्ज करें रख लें 380 ओम रख लें। R11, इसकी वैल्यू रख देते हैं जी 2K2। स्टूडेंट्स, आप कहते थे बड़े सर्किट होने चाहिए। ये बड़े सर्किट समझ लें सिर्फ देखने में जो होते हैं ना वो पेचीदा होते हैं।
तो अगर आप उनको बड़ी तरतीब से समझना शुरू कर देंगे, समझ लें जैसे उलझे हुए बाल या उलझी हुई रस्सी को जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता बैठ के उसको जोर लगाएंगे तो वो कभी नहीं सुलझेगी। आहिस्ता आहिस्ता बैठ के हम उसको सुलझाते हैं तो वो सुलझ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे सवालात, ऐसी स्कीमेटिक्स जब आप भरी हुई पुर्जों पार्ट्स के साथ स्कीमेटिक्स देखेंगे, अभी तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसमें और भी पार्ट्स आने हैं जो सीरीज में लगने करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप रेजिस्टेंस में पूरा ट्रेंड हो जाएं तो आपको पता चल जाए कि रेजिस्टेंस में होता क्या है। बेसिकली असल मसला ये नहीं कि सर्किट कैसे बना, असल मसला ये है कि सीरीज सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, पैरेलल सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, कंपाउंड सर्किट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपाउंड का मतलब वैसे कंपाउंड सर्किट उसे ही कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल इकट्ठे, जैसे कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। अब हमने इनको सुलझाना है, तो सुलझाएंगे तो पता चलेगा ये सर्किट क्या है। तो इस मेरा आज का सवाल सिर्फ इतना है कि ये सर्किट, ये जो मैंने सर्किट बनाया है, दर्ज झैल कहते हैं, नीचे दिया गया दर्ज झैल सर्किट की करंट मालूम करें। ये मेरा आज का सवाल है कि जो नीचे वाला सर्किट है ना, जो मैंने बनाया है, ये कितनी करंट ले रहा है। ये एक सवाल है। बाकी सवाल आप खुद भी क्रिएट, अपने अंदाज से क्रिएट करके खुद ब खुद के यार R7 पे वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं या R4 जो है उसके वाटेज कितने हैं, ये आपने खुद मालूम करना है। एक एक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम करें, एक एक रेजिस्टेंस के वाटेज भी मालूम करें, कैलकुलेशन करते रहें। कैलकुलेशन करने से होता क्या है कि आपका माइंड ऐसी कैलकुलेशन करने की आदी हो जाएगा। जब वो आदी होगा तो जब आप दो चीजें देखेंगे ना तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी ये मैंने कैसे कैलकुलेशन करनी है। आपका जहन खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा। ट्रेनिंग जो होती है वो इसी चीज का नाम होता है कि आप ट्रेनिंग जरूर करें। ये नहीं कि आपने ये देख लिया, आपको समझ आ गई, छोड़ दिया, 2 महीने के बाद जरूरत पड़ गई तो फिर दोबारा लेक्चर देखेंगे, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा थोड़ा ना करें, साथ साथ एक कॉपी रखें, पेंसिल रखें, और आधा घंटा 1 घंटा रोज लगा लिया करें। कोई ज्यादा मसला नहीं है। जरा काम छोड़ के शाम का खाना खा के बंदा सुकून से काम कर लेता है। तो सर्किट की करंट मालूम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, किस किस को पता है कि किसी भी सर्किट की करंट मालूम करने के लिए हमें क्या चीज सबसे पहले दरकार है। हाँ, सबसे पहले हमें दरकार है सर्किट की मजमूई रेजिस्टेंस। हमें पता चले कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। जब हमको रेजिस्टेंस वैल्यू का पता चल जाएगा तब हम इस सर्किट की करंट को पमाइश कर सकेंगे। ठीक है जी। तो सर्किट की मजमूई रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सीरीज और पैरेलल वाले कुलिये इस्तेमाल होंगे। बस जरा तरतीब से इस्तेमाल होंगे। जब आप तरतीब तय करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सर्किट आसान होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि आपको मजमूई रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। जरा गौर करें इस सर्किट को देखने के, पचीदगी नहीं समझनी। सबसे पहले देखें ये R1 जो है ना, ये पूरे सर्किट के सीरीज में लगी हुई है। ये अकेला रास्ता है करंट के गुजरने का। जब अकेला रास्ता हो तो हम कहेंगे ये सर्किट के सीरीज में है। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये समझ ले जरा 2 रेजिस्टेंस नीचे आ रही हैं, लेकिन 2 रेजिस्टेंस आ रही हैं मगर इस रेजिस्टेंस के ये रेजिस्टेंस जो है इसके सीरीज में लगी हुई है। R4 R3 के सीरीज में लगी हुई है। ठीक है जी। और ये दोनों रेजिस्टेंस का मजमुआ R2 के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, यहां तक सर्किट हल हो गया। उसके बाद आप देखेंगे R5 और R6 ये 2 रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में लगी हुई हैं। ये पैरेलल का मजमुआ जो है ये पिछला जो सर्किट हमने हल किया था उसके सीरीज में लगा हुआ है। अब इस सीरीज सर्किट से आगे चलेंगे तो ये जो आगे सर्किट आएगा ये 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं और ये 2 रेजिस्टेंस का मजमुआ इस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा हुआ है, जबकि ये मुकम्मल मजमुआ इस R10 के पैरेलल में लगा हुआ है और ये मुकम्मल मजमुआ R11 के पैरेलल में लगा हुआ है। और अगर 11 को हल कर लेंगे इस रेजिस्टेंस को तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सर्किट हल हो जाएगा। बस आपने तरतीब का ध्यान रखना है। मैं आपको तरतीब से समझाऊंगा भी और कोशिश करूंगा कि साथ साथ सर्किट को छोटा छोटा अलहदा करता जाऊं ताकि आपको समझ लगती जाए। मजमूई सर्किट हल करना शुरू हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि R3 और R4 आपस में सीरीज में है।
आपने पूरे सर्किट पे गौर नहीं करना, सिर्फ ये देखना है ये दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, ये देख रहे हैं ना, तो यहां करंट यहां से होके तो यहां से फ्लो एक ही रास्ता है यहां तक, ठीक है। तो आप समझिए कि R3 और R4 आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, ठीक है। R3 और 4 को मजमुआ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 और R2 जमा जैसे हम करते हैं उसी कुलिये के साथ R3 और R4 को जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 680 ओम। R3 की वैल्यू आ गई जी 680 ओम, जमा R4 की वैल्यू कितनी आ गई जी 100 ओम। अब इसका मजमुआ, ये एक मजमुए की वैल्यू कितनी आ गई 780 ओम। और सर्किट की शक्ल क्या हो गई, अब इस सर्किट की पिक्चर को आप बेशक रख लें, अपनी कॉपी पे ड्राइंग बना लें, क्योंकि मैंने साथ साथ इस सर्किट को समझ लें कि ये रेड कलर से मैं साथ साथ आपको निशानी लगाता जाऊंगा। रेड कलर से निशानी लगाने का मतलब यह है कि ये दो रेजिस्टेंस जब एक हो गई, इनकी वैल्यू 780 ओम हो गई, तो हम कह सकते हैं ये सर्किट ऐसे बना हुआ है, R1 रेजिस्टेंस, इसके बाद R2 की रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल में मजमुआ रेजिस्टेंस का, ठीक हो गया। ये सर्किट यहां तक हो गया क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने एक कर दी है, अब ये रेजिस्टेंस एक है 780 ओम की, समझ लग गई आपको। अब 780 ओम की रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल में लगी हुई है, 780 ओम की रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल में लगी हुई है। अगर हम इसको हल करते हैं तो जवाब आएगा जी, वो किधर टूट गया, 780 ओम। 780 ओम पैरेलल का जो कुलिया था, जरब कितनी है जी R2 की वैल्यू 470 ओम, 470 ओम बटा 780 जमा 470 इक्वल कितना आ जाएगा जी 780 जरब 470 36,600। ठीक हो गया जी, बटा 780 जमा 470 1250 बराबर, आगे चलेंगे 36,600 तकसीम 1250 बराबर 293.28 ओम। यही बनती है जी। आप भी कैलकुलेशन करें, अगर गलती हो जाए तो आपने मुझे बताना है। 780 जरब 470 बराबर 36,600 36,600 1250। ठीक है जी, इसकी बन गई 293 ओम। ठीक हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है हमने एक कर दी है, जरा गौर करते जाए, मैं साथ साथ हल करता जा रहा हूं सर्किट को। अब ये रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल इनका निकाल दिया है, तो हमने समझ लें ये रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू कर दी। कौन सी? 293.28। समझ लग गई? ये कौन सी? R1 है, ये R1 ही रहेगी, ये 1 ओम की 1 ओम ही रहेगी। अब समझ ले दो रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में हो गई, हमने इस मजमूए को हल कर लिया, ये दो रेजिस्टेंस को सीरीज में और फिर रेजिस्टेंस के मजमूए को हमने इसके पैरेलल में हल करके इस पॉइंट तक हम पहुंच गए। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखिए, फिर दो रेजिस्टेंस हमारी पैरेलल में लगी हुई हैं। ठीक है जी, R6 और R5। अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होंगी तो यही कुलिया चलेगा। R6 की वैल्यू 750 ओम जरब कितनी आ गई जी, R5 की वैल्यू कितनी आ गई, 220 ओम बटा 750 जमा 220 बराबर 750 जरब
220 16 5000। ठीक है जी, 16 5000 750 जमा 220 970 बटा 970 इक्वल कितना आ गया जी? 16 5000 तकसीम 970 बराबर 170.103 या 170.10 या 103। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 170.10 ओहम। मैं दो हिस्से रख रहा हूं इशारिया के बाद, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3-4 भी कर सकते हैं जितनी आपने बरीकी से वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हुण जरा गौर करो कि यह दो रजिस्टेंस का मजमूआ R6 का ते R5 का मजमूआ कितना हो गया? 170 ओहम। साडे दूसरे लफज च साडा मतलब ये हो गया, इस सर्किट नूं हल करिए ते इहदे सीरीज दे विच एक रजिस्टेंस 170.10 ओहम दी होर लग गई। हुण असीं कित्थों लेकर पहुंच गए? इस पॉइंट तक। ठीक है जी, समझ लग रही है ना? इस पॉइंट तो अगे निकलने हैं। इस पॉइंट दे विच असीं देख रहे हैं कि साडी R7 ते R8 ये भी दो भी पैरेलल च लगियां होईयां ने। R7 ते R8 दी असीं वैल्यू मालूम करने हैं। R7 दी वैल्यू है जी 80 ओहम। इसे कुलिये दे तहत क्या हो गया भाई? 80 ओहम ज़रब R8 10 ओहम बटा 80 जमा 10 बराबर 80 दा आया 800 बटा 80 ते 10 90 इक्वल टू 800 तकसीम 90। 8.88 ओहम। समझ लग रही जा रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आसानी के नाल, बिल्कुल आसान तरीके नाल कैलकुलेशन करके नाल तो समझाता जा रहा। 8.88 ओहम की रजिस्टेंस समझ लो किथे लग गई? इस पासे 8.88 ओहम। ठीक है जी, लग गई रजिस्टेंस। हुण इस रजिस्टेंस इस हिस्से नूं छोड़ दिओ, असीं सर्किट नूं हल करते जा रहे हैं। इस तो बाद एक रजिस्टेंस है R9। ठीक है जी, R9 इस मजमूए दे सीरीज च लगी हुई है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ R9 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 8.88 1 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਲਕੀਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1K ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ R9 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ R9 ਨੂੰ ਤੇ 8.88 ਜ਼ਰਬ 1000 ਜਮਾ 1000 ਕਿਉਂਕਿ R1 R2 ਦੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1000 ਹੈ। 1000 ਜਮਾ 8.88 ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 1008 ਜ਼ਰਾ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 88 ओहम 1008.88 ओहम। अगर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ? अगर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 8.88 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 8.88 जमा 1K मतलब कि 1008.88। ਹੁਣ जरा गौर करो होर ਇਹ तीन रजिस्टेंस R7 R8 ते R9 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? R10। R10 ਕਿੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? R10 ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੈਰਲਲ 'ਚ, ਜਦਕਿ R11 ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1008 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ ਸੀ ਪੈਰਲਲ ਚ R11 R10 ਤੇ
7 8 9 ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਪੈਰਲਲ ਚ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਲੀਆ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1 R11 2.2K, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ। 1/2.2K ਮਤਲਬ 2200, 2200 ਹਾਂਜੀ 2200 ओहम। 2K 2.2K ਦਾ ਮਤਲਬ 2200 ओहम, ठीक है जी। जमा दूसरी रेजिस्टेंस R10 की है 380 ओहम, 1/380 ओहम। तीसरी रेजिस्टेंस साडे को की है 1008.88 जमा 1/1008.88 इक्वल इक्वल कितना आ गया साडे कोल। पहले असीं इहनूं इक्वल करन तो पहले इन्हां नूं कैलकुलेशन करांगे। 1 तकसीम 2200.005 जमा 1/380, 1 तकसीम 380.00263, ठीक है जी। इस तो बाद आ गया जमा तीसरे की वैल्यू 1 तकसीम 1008.88 इक्वल टू 0.00991 0.00991 इक्वल 0.005 जमा 0.00263 जमा 0.00991। जवाब आ गया 0.08621 0.08621। ये आ गई यदि मजमूई महू, ठीक है जी। हुण असीं इहनूं 1/0.086 की करना है ताकि रेजिस्टेंस मालूम होवे। 1 तकसीम 0.08621 115.99 ओहम, 115.99 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 116 ओहम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन तुसीं ਇਹਨੂੰ फिलहाल 995 ओहम या 99 ओहम कह लो, जिवें तुहाडी अपनी मर्जी जिन्ना बरीक तुसां जाना। हुण ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਨਿਕਲਿਆ 115.999। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮੂਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 115.995 ਸੌਰੀ, ठीक है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ 50 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ठीक हो गया। हुण ਇਹਦੀ ਮਜਮੂਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। सीरीज ਦੀ रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਆ। R1 जमा R2 जमा R3 जमा R4। R1 1 ओहम जमा 293.28 293.28 जमा 170.10 70.10 जमा 115.995 बराबर 580.375 580.375 ओहम जवाब तुहाडा निकल आया, ठीक हो गया। हुण इस तरतीब दे नाल सर्किट दा पेचीदगी चेक करो। मैं बहुत आसानी नाल समझाया, बहुत तरतीब नाल समझाया। तो मेरा मकसद सर्किट हल करने इंज नहीं, मेरा मकसद तुहानू सर्किट हल करन दी ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तुसीं सिर्फ जेड़े तरतीब नाल मैनू हल कीता है इस तरतीब नाल फौरी तौर दे उत्ते अपनी कापियां ते सर्किट बनाओ ते उन्हां नू
अपने अंदाज दे नाल हल करन दी कोशिश करो। अच्छा स्टूडेंट्स, इनू हम तुसी अपने तरतीब दे नाल हल करना है। एक चीज होर मैं तुहानू समझा दियां, क्योंकि लैक्चर का टाइम है थोड़ा जिहा, जरा समझने की कोशिश करो कि पूरे सर्किट की असा रजिस्टेंस मालूम कर लीए, हुण सानू दी करंट मालूम करना मुश्किल नहीं, क्योंकि असीं 50 वोल्ट बटा रजिस्टेंस करांगे तो सर्किट चों गुजरन वाली करंट मालूम हो जाएगी। हुण करंट जिहड़ी है उहदे रस्ते चूंकि जिस जिस जगह ते अगर R1 पूरे सर्किट दे सीरीज च लगी हुई है, इसदा मतलब है टोटल करंट इहदे विचों गुजरनी है। अब जिहड़ा समझण वाला नुकता है, टोटल करंट R1 चों गुजरनी है। इसदी रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? 1 ओहम। इसदा मतलब है कि अगर इहदे चों 1 एंपियर करंट गुजरे ते 1 ओहम दी वैल्यू है दी, ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 एंपियर करंट गुजरेगी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 वोल्ट ड्रॉप पैदा होएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਪਈ। लेकिन अगर इस ते 1 वोल्ट ड्रॉप पैदा होवे तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वोल्ट मीटर लगा दईए। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ R1 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ वोल्ट मीटर लगा दईए ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ वोल्ट मीटर सर्किट ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। एंपियर मीटर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। एंपियर मीटर ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ एंपियर मीटर ਵੀ ਇੱਕ वोल्ट मीटर ही ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, जरा गौर ना समझे मेरी गल नूं। बेसिकली जिहड़ा एंपियर मीटर हुंदा है वो भी एक वोल्ट मीटर ही हुंदा है, वो भी पोटेंशियल ही टेस्ट करता हुंदा, वोल्ट ही टेस्ट करता हुंदा। किसी एक रेजिस्टेंस दे सीरीज दे विच जिहड़ी असीं पूरे सर्किट दे सीरीज च एक रेजिस्टेंस लगाने आ, उस रेजिस्टेंस दे पैरेलल दे विच उस मीटर नूं लगा दिंदे आ। मतलब समझ लो कि इंज एक पॉइंट असीं इस जगह तो ले लांगे, एक पॉइंट असीं इस जगह तो ले लांगे, इहदे उत्ते असीं लगा दिंदे आ वोल्ट मीटर। लेकिन ये वोल्ट जी पमाइश आएगी जिन्ने वोल्ट की, वो तो तुहाडी कैलकुलेशन के मुताबिक करंट की पमाइश आ रही है, इसका मतलब एंपियर पड़ रही है। मतलब इत्ते अगर 1 एंपियर गुजरदा होएगा तो इसदा मतलब इहदे उत्ते 1 वोल्ट ड्रॉप हुंदा होएगा। मीटर दे उत्ते कितने वोल्ट होंदे होणगे? 1 वोल्ट। तुसीं कह सकदे यार 1 एंपियर करंट गुजर रही है। आधा एंपियर गुजरदा होएगा, मीटर दे उत्ते इशारिया 5 हुंदा होएगा, तुसीं कहोगे यार आधा एंपियर करंट गुजर रही है। वोल्ट मीटर ही तुहाडा एंपियर दी रीडिंग नूं करंट नूं पमाइश करदा हुंदा है। बेसिकली वोल्ट मीटर जिहड़ा हुंदा है वो हर जगह दे उत्ते मीटर जिहड़ा यूज कीता जांदा है बेसिकली ज्यादातर वोल्ट मीटर हुंदा है। ठीक है, उस वोल्ट मीटर दे दरमियान च असीं समझ लो जिहड़ा कैलकुलेशन करके ते ओनू ओनी को वैल्यू दे दिंदे आ ताकि वो वाली वैल्यू साडे सामने आंदी रहे ते असीं ओहदे सामने स्टिकर लगा देने जी ए एंपियर दी रीडिंग लै रिहा, ए लिख दिंदे आ ओहदे सामने। हुंदा की है? वोल्ट मीटर। ठीक हो गया। हुण ए वोल्ट मीटर इस जगह ते लग जावे, तुसीं इहनूं बार बार चेक करो। अगर ये सर्किट 2 एंपियर करंट लेगा तो 2 एंपियर ओहम रेजिस्टेंस जरब करंट लैदा तुहाडी ऑटोमेटिक वोल्ट निकल आउणगे, 2 एंपियर आणगे, 2 एकम 2 वोल्ट आ जाणगे। लैदा तुहानूं पता चल जाएगा मेरे 2 एंपियर करंट लै रहा। ये जिहड़ी रेजिस्टेंस हुंदी है ना, जिहड़ी असीं एंपियर नूं पढ़न वास्ते, एंपियर दी रीडिंग लैण वास्ते जिहड़ी असीं दरमियान च रेजिस्टेंस लगाने आ, ये रेजिस्टेंस दा नाम है शंट रेजिस्टेंस। इस्तेमाल का नाम है शंट। शंट एक रेजिस्टेंस का ही नाम है। बेसिकली रेजिस्टेंस होंदी है, लेकिन उसका कम की हुंदा है कि वो मोटे कंडक्टर दे नाल, मोटे कंडक्टर दे नाल, मतलब एडा मोटा कंडक्टर जिहदे विचों सर्किट दी मजमूई करंट आसानी नाल गुजर जाए। ठीक हो गया। मोटे कंडक्टर दे नाल बहुत थोड़ी वैल्यू दी रेजिस्टेंस, बहुत थोड़ी वैल्यू दी, उन्ने थोड़े वैल्यू का वोल्ट मीटर लगाता जाता है। ठीक हो गया, वो लगा दी जाती है ताकि वोल्टेज ड्रॉप अपने ऊपर मिली वोल्ट च करे। लिहाजा शंट के ऊपर लिखा होंगे 300 मिली वोल्ट बटा 1000 एंपियर, या 100 मिली वोल्ट 1000 एंपियर, या 50 मिली वोल्ट स्लैश 1000 एंपियर। मतलब शंट रेजिस्टेंस के ऊपर ओदी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं लिखी जाती। शंट के ऊपर जिहड़ा पंच किया जाता है ओदी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं लिखी जाती कि इन्ने माइक्रो ओहम दी रेजिस्टेंस है। उत्ते की लिखिया जाता है? उत्ते लिखिया जाता है ओदी जिहड़ी हुंदी है वोल्टेज, मतलब 50 मिली वोल्ट एट 100 एंपियर। ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 50 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ? ਸ਼ੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
जबकि सर्किट छोटे सर्किट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਨਾਈਕਰੋਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਪਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੰਜ ਸ਼ੰਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਡੀਸੀ ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਬਟਾ ਉਹ ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ 50 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਸਲੈਸ਼ 100 ਐਂਪੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੰਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 50 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡੀਸੀ ਮੀਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਪ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਇੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਟ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ 200 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਮੀਟਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਮੋਟੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੁਲਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਟਰ ਚੋਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬੁਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ੰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਟ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਸ਼ੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੀਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਐਂਪੀਅਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਖਾਈਏ 2.1 ਐਂਪੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਨ ਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਹਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਸਲੈਸ਼ ਐਂਪੀਅਰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਪ 50 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀ ਜਿੱਡੀ ਸ਼ੰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਐਂਪੀਅਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਐਂਪੀਅਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 1 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਸ਼ੰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक हो गया। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी जल्द आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।